हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेडिंग बना लीजिए रेस्पायरेशन या श्वसन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेन है सबका सर्जरी एक एक करके हम लोगों ने कर दिया था और जान लिया था कि कैसे फूड का कंप्लीट हम लोगों के बॉडी में डाइजेशन होता है। तो आपको हमने बताया था कि डाइजेशन के प्रोसेस की शुरुआत कहां से हो जाती है, माउथ से। तो माउथ से लेकर के एनस तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फैला हुआ है जिसे एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 9 मीटर होती है या 32 से 30 फीट के बीच में रहती है। पहला इसका पार्ट क्या बताए थे, माउथ। माउथ में क्या क्या था, टीथ था, टंग था और जॉ था। तो टीथ के भी पार्ट के बारे में बताया था हमने। कितने पार्ट्स होते हैं, 3। कौन, 3 या 4? 4। प्रीमोलर, मोलर, केनाइन और इंसिजर। और उसकी डेंटल फॉर्मूला के बेसिस पर बताए थे कि उसकी संख्या कितनी होती है। तो मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला था कितना था, 2102/2102 इंटू 2, यानी मिल्क टीथ में प्रीमोलर टीथ नहीं होता है। परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है और उसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123 इंटू 2। उसके बाद आ गए ओसोफेगस। तो ओसोफेगस में जब आते हैं तो उसको फूड पाइप भी कहते हैं, आहार नली। और फूड पाइप में पाया जाता है एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस भोजन को स्टमक में जाने देता है लेकिन विंड पाइप में जाने से रोक देता है। उसके बाद वो फूड कहां आता है, स्टमक में। स्टमक का लेंथ जो होता है वो लगभग 10 इंच का होता है और विड्थ जो होता है लगभग 4 इंच का होता है। स्टमक की लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 4 इंच। स्टमक अपने पास भोजन को 4 घंटे तक रखता है और उस भोजन को हाईली एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि हम लोग काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। उसके बाद स्टमक जो है उसका शेप हमने जिक्र किया था, जे शेप्ड होता है। 2 पार्ट इसके हमने बताए थे, पहला पार्ट फुंडिक और दूसरा पार्ट पाइलोरिक। फुंडिक पार्ट ओसोफेगस और स्टमक का ज्वाइंट और पाइलोरिक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का ज्वाइंट। स्टमक बनाता है गैस्ट्रिक जूस जिसके कंपोनेंट 3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम भोजन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना, पेप्सिनोजेन का काम मिल्क प्रोटीन को तोड़ना। मिल्क में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उस पर कार्य कौन करता है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन भी कहा जाता है, जिससे अभी एक क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन था ना, पेप्सिन होता है। और म्यूकस जो होता है वो स्टमक के इनर वाल पर फैला हुआ रहता है जो क्या काम करता है, एसिडिक अटैक से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद स्टमक में काइम बन गया। अब वो काइम कहां आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग, पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो जो ड्यूडेनम होता है वहां पर फूड एल्कली मीडियम में कन्वर्ट होता है। एल्कली मीडियम फूड को काइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, काइल। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है, तो पैनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट किया जाने वाला पैनक्रिएटिक जूस और लीवर के द्वारा सेक्रेट किया जाने वाला बाइल जूस, दोनों जो आकर के कहां गिरते हैं, ड्यूडेनम में। तो एसिडिक फूड किस में बदल जाता है, एल्कली मीडियम में। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भोजन के पाचन की शुरुआत किस अवस्था में होती है तो आप कहिएगा एसिडिक, और फाइनली डाइजेस्ट किस फॉर्म में होता है, एल्कली मीडियम में होता है। ठीक है, एल्कली मीडियम में फूड कन्वर्ट किन 2 एंजाइम्स से होता है, तो पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस। कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में, डेडुनम में। डेडुनम में पाचन का कोई कार्य नहीं होता है। उसके बाद फूड कहां आएगा, जेजुनम में। और जेजुनम में फूड का पार्शियली डाइजेशन होगा यानी आंशिक पाचन। उसके बाद फाइनली फूड कहां पहुंचेगा, इलियम में। और इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्ग भाग है, बड़ा भाग है, वहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब इलियम के इनर वाल पर करोड़ों की संख्या में माइक्रोविलाइज होते हैं। वो माइक्रोविलाइज पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके बॉडी के सेल में पहुंचा देते हैं। अब यहीं से शुरू हो जाता है रेस्पायरेशन चैप्टर। ठीक है, पचा हुआ भोजन से पोषक तत्व कहां चला गया, बॉडी के सेल में। किस रूप में गया है, ग्लूकोज के रूप में। हमने आपको बताया था चना खाओ चाहे जिलेबी खाओ, बनना ग्लूकोज है।
तो वो ग्लूकोज कौन एब्जॉर्ब किया? माइक्रोविलाई, और एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा दिया? बॉडी के सारे सेल में पहुंचा दिया। अब सेल में जाकर के चुपचाप पलथी मार के बैठा हुआ है कौन? ग्लूकोज। और एक्स्ट्रा जो वेस्ट है, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहां फेंक देगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां जुड़ते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम का एक किनारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से क्लोज्ड होता है, क्या नाम? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कैसा ऑर्गेन है? वेस्टिजियल ऑर्गेन है। उसके बाद फूड एक्सक्रीटरी वेस्ट कहां पहुंचेगा? कोलन में। कहां? कोलन। और कोलन में उसमें से क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन वाटर को एब्जॉर्ब करना एक्सक्रीटरी वेस्ट से। उसके बाद जाकर के टेम्पोररी वो रेक्टम में स्टोर होगा और एनस से बॉडी से रिमूव। उसके बाद काम आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो 3-4 डाइजेस्टिव ग्लैंड की हमने चर्चा करी थी। पहला सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सेक्रीट करेगा? टाइलिन या सैलिवरी अमाइलेज। कहां पर पाया जाएगा? माउथ में। कितने पेयर सैलिवरी ग्लैंड है? 3। पहला पैरोटिड जो जीभ के नीचे से शुरू होकर के कान के पट्टी तक, दूसरा सबलिंगुअल ऊपरी जबड़ा के नीचे, तीसरा सब मैंडिबुलर जीभ के नीचे। ये तीनों मिलकर के सेलाइवा सेक्रीट करते हैं और सेलाइवा हम लोगों के भोजन में स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड हो गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। उसके बाद लीवर। तो लीवर क्या सेक्रीट करेगा? तो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। वजन कितना होता है? 1.5 kg। 1.5 kg बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सा जूस बनाएगा? बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन एसिडिक फूड को एल्कली में बदलना। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज हम लोगों के बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका वेट लगभग 1200 ग्राम होता है। 1.2 ग्राम के आसपास पैनक्रियाज का वेट होता है। पैनक्रियाज क्या सेक्रीट करेगा? पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस के कितने कंपोनेंट? 4। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। एमाइलेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, और लाइपेज फैट का, और न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है। तो इतना सारा डाइजेशन का फंक्शन हो जाने के बाद डाइजेशन तो पूरा हो गया। तो फिर डाइजेशन जब कंप्लीट हो गया तो थोड़ा सा काम करता है सक्कस इंटेरिकस। तो सक्कस इंटेरिकस कौन सेक्रीट करता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड लोकेटेड कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां? तो माइक्रोविलाइज के बीच का जो गैपिंग होता है उसी में पाया जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो सक्कस इंटेरिकस रिलीज करेगा, जो फूड का क्या करता है? एसिमिलेशन। यही हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो रेस्पायरेशन जो है इसका काम ज्यादा नहीं है, बस आपने जो बॉडी के सेल में ग्लूकोज भेज दिया है उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज्ड करके एनर्जी रिलीज कराना है। क्या कराना है? एनर्जी रिलीज कराना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग रेस्पायरेशन को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? इट इज कैटाबोलिक एक्टिविटी in which organisms takes oxygen and oxidized glucose। इंग्लिश वाले सब लोग इंग्लिश में भी लिखे हैं, उसको हम हिंदी में कराएंगे तो फिर हिंदी में भी लिख लेना। हिंदी वाले लोग भी इंग्लिश में लिखते चलिए, फिर इसको हिंदी में कराएंगे, दोनों लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है। मेंटेन रखिए स्पीड, लिखते चलिए साथ में। इट इज अ कैटाबोलिक एक्टिविटी इन विच ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज इन देयर सेल and gets ATP. ATP means adenosine triphosphate. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो रेस्पायरेशन कैसा एक्टिविटी है? कैटाबॉलिक एक्टिविटी। हम लोगों के बॉडी में जो भी काम हो रहा है जिसके चलते हम लोग जीवित हैं, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। ठीक है। हम लोगों के बॉडी में डाइजेशन हो रहा हो, रेस्पायरेशन हो रहा हो, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा हो,
एक्सक्रीटरी वेट का एक्सक्रीशन हो रहा हो, इन सबको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है वो सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। मैक्सिमम कैसा एक्शन है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एक्शन किसको बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे स्नीजिंग, छींक आ रहा हो रोक लीजिएगा। खाना खा लो और खाना खा करके कहो कि पचने नहीं देंगे, तो आपका बात मानेगा? खाना खा लो और अपने इंटेस्टाइन को यार थोड़ा पचने नहीं देंगे, बैठा रहो यहीं पे, मानेगा आपका बात? डाइजेस्ट होगा ही। वॉमिटिंग आ रहा हो, कहो कि नहीं करेंगे, मुंह दबले रहो, वॉमिट हो ही जाएगा। स्नीजिंग आ रहा हो, कफिंग आ रहा हो, तो ये सब कैसा एक्शन है? इनवॉलेंट्री। रात में सोने के लिए जाइए और अपने हार्ट को कहिए यार 10 मिनट के लिए बंद हो जाओ ना, भोरे चालू हो जाना, तो आपका बात मानेगा? वो पंप करेगा ही ब्लड को। तो ये सब कैसा एक्शन है? इनवॉलेंट्री। तो हम लोग के बॉडी में जो भी एक्शन हो रहा है, सारे एक्शन को कहा जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है? तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। मेटाबॉलिज्म, इसका पहला पार्ट, रेस्पिरेशन का परिभाषा समझे क्या? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसको जस्ट अभी हम बता रहे हैं। एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या प्राप्त करता है? ऑक्सीजन। कहां से? इन्वायरमेंट से। और अपने ग्लूकोज को क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड माने ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर कोई भी वस्तु जलता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है? और ये ग्लूकोज कहां से आया है? तो अभी बताएं कि माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब करके बॉडी के सेल में भेज दिया है। तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉडी के सेल में ऑक्सीजन को भेज रहे हैं ताकि वहां पर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और क्या निकाल दे? एटीपी। तो हम लोगों का सेलुलर एनर्जी जो है, उस कोशिकीय ईंधन जिसको कहते हैं, कोशिका में जो ऊर्जा रहती है वो किस रूप में रहती है? एटीपी के रूप में रहती है। तो एटीपी प्राप्त करते हैं। देखो, अब मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है दो रूप में। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। तो देखो, एनाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बिल्डिंग का काम होता है। बिल्डिंग माने वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है? जब वस्तुएं बनती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे जब हम लोग के बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है तो कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? तो एमिनो एसिड बनता है कि नहीं बनता है? एमिनो एसिड बनता है। ठीक है? हम लोगों के बॉडी में नेल्स का निर्माण होते रहता है, स्किन जो है हम लोगों का डेवलप होते रहता है। तो बिल्डिंग का कोई भी काम है, निर्माण का, तो उसको कहा जाता है एनाबॉलिज्म। और जब कॉम्प्लेक्स मटेरियल टूटते हैं, जो जटिल भोज्य पदार्थ, जैसे मान लो आपने भोजन किया तो वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, तो हमारा इंटेस्टाइन उसको क्या करेगा? तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कैसा एक्टिविटी हुआ? कैटाबॉलिक। और कहीं पर भी कैटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पढ़े हैं? इंडोथर्मिक माने उष्मा शोषी, ठीक है, और एक्सोथर्मिक माने उष्मा क्षेपी, ये पढ़े हैं। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? वैसा रिएक्शन जिसको करवाने में एनर्जी का जरूरत पड़ता है, समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। और वैसा रिएक्शन जिसको करवाने के बाद ऊर्जा निकलता है वो एक्सोथर्मिक। जैसे आपके पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर में पानी भरा हुआ है और इसमें आप क्या करिए? चूना पत्थर डाल दीजिए, लाइम स्टोन। क्या डाल दिए? लाइम स्टोन, चूना पत्थर डाल दिए। तो बताओ ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। बबल्स निकलने लगेगा ना तुरंत, तो कैसा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक। अब मान लो यहां पर वाटर है, नदी है, यहां पर पानी है, इसमें अब सूर्य का रोशनी यहां पर पड़ रहा है तो क्या होगा? इवोपोरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा ना, पानी भाप बन के ऊपर जाएगा। तो ये इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? इंडोथर्मिक है, क्योंकि यहां एनर्जी का जरूरत है। तो बायोलॉजी में जो इंडोथर्मिक होता है, केमिस्ट्री में जो इंडोथर्मिक होता है, बायोलॉजी में एनाबॉलिज्म होता है। और केमिस्ट्री में जो एक्सोथर्मिक होता है, बायोलॉजी में वो क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, हम लोग डाइजेशन करते हैं तो भोजन के पचने से ऊर्जा मिलता है कि खर्च होता है? नहीं, कोई एगो होगा। याद रखिएगा, डाइजेशन को होने में ऊर्जा खर्च होता है। आप 3 थरिया खा लो तुरंत नींद आ जाएगा, 3 थाली लेकर के खा लिए तुरंत सूत जाओगे। अच्छा, 1 गिलास आपको जूस दे पीने के लिए और 3 थाली भात दे खाने के लिए, तुरंत एनर्जी कौन देगा? जूस देगा। क्यों देगा तुरंत एनर्जी? और लंबा समय तक एनर्जी कौन देगा?
जूस का एनर्जी बहुत कम देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चावल खाए हो उसका माइलेज लंबा चलेगा, 2 दिन 3 दिन तक वो माइलेज देते रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो डाइजेशन में शरीर के अंदर पहले से जो ऊर्जा है वो खर्चा होता है, डाइजेशन में ऊर्जा मिलता नहीं है। अच्छा, आटा चक्की मशीन चलता है तो वहां डीजल जलता है कि डीजल निकलता है? जलता है। तो सिंपल बात है, ये क्या काम कर रहा है? तो भोजन को पीस रहा है। तो शरीर के अंदर पहले से जो ऊर्जा है डाइजेशन में वो खर्चा होता है, और रेस्पिरेशन में ऊर्जा क्या होता है? निकलता है। तो डाइजेशन कैसा एक्टिविटी हो जाएगा? एनाबॉलिज्म कह सकते हैं अगर एनर्जी की बात किया जाए तो, लेकिन उसको डाइजेशन को भी हम लोग कैटाबॉलिज्म में ही इसलिए रखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड यहां पर टूट रहा है। समझ गए? तो डाइजेशन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कैटाबॉलिज्म का हो जाएगा। रेस्पिरेशन किसका हो जाएगा? कैटाबॉलिक का हो जाएगा। समझ में आई बात? देखिए अब इसके बाद है, रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में बांटा गया है। लिखिएगा रेस्पिरेशन, इसका 2 टाइप्स में बांटा गया है इसको। एक होता है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन। दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है, यहां पर इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा, यानी यह रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। दूसरा पॉइंट होगा ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा यहां। हाई अमाउंट एटीपी रिलीज्ड, हाई अमाउंट एटीपी रिलीज्ड। अब इसको समझना, देखिए पहला चीज एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? वायवीय श्वसन। बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक से अधिक कोशिका है, उनको ऊर्जा ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। बहुत सारा सेल है तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो वो रेस्पिरेशन श्वसन कैसा करते हैं? वायवीय, एरोबिक, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उनके कोशिका में ऑक्सीजन जाएगा तभी जाकर के उनका ग्लूकोज जो होगा वो टूटेगा, यानी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन करेंगे। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन करेंगे तो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड का मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण। क्या होगा? पूर्ण ऑक्सीकरण। तो पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो एनर्जी भी कितना निकलेगा? अधिक कि कम निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एगो लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी का एगो बक्सा है, इसमें वुड रखा गया है। इस वुड को आप क्या कर रहे हो? जला रहे हो। तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना जी। तो जब तक ऑक्सीजन के उपस्थिति में यह लकड़ी जलेगा तब तक पूरा रूप से जल जाएगा, लेकिन जैसे ही यहां से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन? इनकम्प्लीट। गांव वगैरह में आप सुने होंगे ठंडा के दिन में लोग बोरसी जला के सोता है। बोरसी समझते हैं? मिट्टी का बर्तन रहता है, उसमें लकड़ी गोईठा लोग सुलगा करके घर में लगा के सो जाता है, क्योंकि हीटर तो रहता नहीं है गांव में, लाइट का भी दिक्कत है, तो हीटर नहीं है तो बोरसी जला करके सो जाते हैं। अब रूम में तो लिमिटेड ऑक्सीजन है, मान लो कोई बाबा जी हैं बेचारे बूढ़ पुरनिया है, बोरसी सुलगा करके घर में सोए हुए हैं। ठंडा के दिन में क्या किया जाता है? दरवाजा भी एकदम बंद, वेंटिलेटर में लोग बोरा ठोस देता है, ठीक है, कहीं से हवा आए नहीं। रजाई के अंदर हम लोग कैसे डूब के रहते हैं? माने हाथ बाहर निकलता है तो लगता है पोलियो मार देगा, नहीं, रजाई के अंदर से हाथ निकल जाता है पोलियो मार देगा, एकदम डूब के हुए रहते हैं। माने बाहर के से एयर आने का कोई सोर्स आपने रूम में नहीं छोड़ा है और लकड़ी आपने सुलगा दिया है, तो रूम में तो लिमिटेड ऑक्सीजन है। बाबा जी सो रहे हैं तो कुछ हवा टानी हो रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन टान रहे हैं ना, क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोरसी सुलग रहा है तो उसमें भी ऑक्सीजन खर्चा हो रहा है और निकल क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात में मध्य रात्रि में एक समय ऐसा आएगा ना कि रूम में ऑक्सीजन खत्म, खाली क्या बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, तो याद रखोगे जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, तो बाई प्रोडक्ट निकलता है ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट कंबसन यानी पूर्ण दहन कहीं होता है, 8वां 9वां में केमिस्ट्री में पढ़ना था, कहीं पर पूर्ण दहन होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो वहां पर कम मात्रा में ऊर्जा निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस है, टॉक्सिक गैस है, जहरीला गैस होता है। ठीक है, लेकिन विडंबना यह है कि हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अधिक या कार्बन डाई से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अंदर घुला लेता है। सबसे अधिक सॉल्युबल ब्लड में कौन सा गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जब रूम में से खत्म, बोरसी सुलगेगा, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बाबा रात में क्या टानेंगे रात भर में बाबा फ्लाइट मोड में रात भर में कहां चले गए बेचारे, फ्लाइट मोड में। सुबह लोग क्या बोलेगा कि बाबा को ठंडा मार दिया, ठंडा मार दिया, यही ना कहेगा, ठंडा नहीं मारा, क्या मारा, गर्मी मार दिया रात भर में गर्मा गए बेचारे। तो हाई अमाउंट में एटीपी रिलीज किस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कि एब्सेंट में, प्रेजेंट में ना, यानी एरोबिक रेस्पायरेशन में। और एनएरोबिक रेस्पायरेशन में अगर कोई जीव रेस्पायरेशन करेगा तो ऑक्सीजन यहां पर क्या रहेगा, एब्सेंट, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करेगा। ठीक है, एनर्जी हाई अमाउंट में निकलेगा कि लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में, लेस अमाउंट में। एग्जाम्पल में इसका लिख लीजिएगा, ईस्ट कॉमा डिकम्पोजर बैक्टीरिया, अपघटक जीवाणु इसको हिंदी में कहते हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया या अपघटक जीवाणु, डिकम्पोजर बैक्टीरिया या अपघटक जीवाणु। क्लियर है, अपघटक जीवाणु समझ रहे हो, डिकम्पोजर बैक्टीरिया। जैसे आपको हमने उदाहरण दिया था, जो फर्स्ट लेक्चर हम लिए थे, उसमें क्या बताए थे कि घर में चूहा हुआ मर गया तो 2 दिन के बाद स्मेल देना शुरू करता है, तो उसको कौन सड़ाता है, डिकम्पोजर बैक्टीरिया। ठीक है, तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया कैसे सड़ाएगा, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करने लगे तो सड़ेगा, नहीं सड़ेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करता है। कोई दिक्कत इसमें कि नहीं को, आगे बढ़े। अगला हेडिंग बनाइएगा, टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, हिंदी में लिखिएगा कोशिकीय श्वसन के प्रकार। पहला टाइप्स इसका होता है ग्लाइकोलाइसिस, हिंदी में भी ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, अंग्रेजी में भी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यहां पर ग्लाइको का मीनिंग होता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, और लाइसिस मीन्स टूटना, टूटना, ब्रेक डाउन। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब टूटना। लिखिएगा इसमें, यदि ग्लूकोज कोशिका के साइटोप्लाज्म में ऑक्सीकृत होता है तो यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है।
लिखिए, इसमें इंग्लिश में हिंदी मिला हुआ है, इसको हिंग्लिश कहते हैं, हिंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश नहीं, इंग्लिश है ये। लिखिए, यदि ग्लूकोज लिखो, इफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड inside cytoplasm of the cell, process is called glycolysis। लिखिएगा अगला पॉइंट, 2 मोल ATP released and 2 मोल ATP consume in this process इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाता है। पाइरूवेट PYRUVAT, पाइरूवेट। हो गया? देखो इसको समझना। अब हम इतना लिख लिए पहले, फिर आगे बताते हैं, बता रहे हैं। इतना हो गया। देखो अब हम लोग रेस्पायरेशन जो कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि हम लोगों के बॉडी का रेस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो आप कहिएगा लंग्स है। तो अच्छा बताओ, एनर्जी का जरूरत लंग्स को है कि बॉडी के सेल को है? डाइजेशन जो हो रहा था हमारे बॉडी में, तो उसका जरूरत एनर्जी का डाइजेस्टिव सिस्टम को है कि बॉडी के सेल में? बॉडी के सेल को है। तो डाइजेशन किया कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लूकोज को भेज कहां दिया? बॉडी के सेल में। तो रेस्पायरेशन करेगा कौन? लंग्स। तो लंग्स रेस्पायरेशन करता नहीं है एक्चुअली, बस गैसियस एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन को, एयर को लेता है और उस एयर को कहां फेंक देता है? बॉडी के सारे सेल में। और बॉडी के सारे सेल में जब वहां पर ऑक्सीजन चला गया, तो वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो उसको भी वो क्या करता है? सेल के बाहर, लंग्स के बाहर निकाल देता है। तो लंग्स का केवल 2 काम है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। रेस्पायरेशन का कोई रोल इसका नहीं है। अब रेस्पायरेशन फिर करता कौन है वो समझना। देखो मान लो ये कोई सेल है, ठीक है? तो एक सेल का कितना भाग होता है? तो बेसिक 3 पार्ट होता है। सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर में क्या है? ये हो गया साइटोप्लाज्म, या फिर इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यहां पर सेंटर में है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो जब आपने फूड का डाइजेशन किया था, तो वो डाइजेस्टेड फूड आकर के चुपचाप यहां पर ग्लूकोज के रूप में बैठा हुआ है। कहां पर? सेल के अंदर। तो सेल चैप्टर यदि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है? या इंग्लिश में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल, अर्धपारगम्य झिल्ली। यह क्यों ऐसा काम करता है? क्योंकि यह प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, ठीक है? इसका नेचर कैसा है? सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है? चुने हुए पदार्थों को सेल के अंदर आने देगा और बाहर आने देगा। तो ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को लेकर के कहां जा रहा है? इस कोशिका के अंदर। तो बताओ ये जाने देगा कि नहीं जाने देगा? जाने देगा। तो ये क्या जा रहा है? O2 प्लस ब्लड। अब देखिए यहां लिख दिए हम O2 प्लस ब्लड। तो हम लोग रेस्पायरेशन में कौन सा गैस लेते हैं? यहां पर छन्ना लगा हुआ है कि छान लीजिएगा यहीं से O2।
एयर लेते हैं, रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं, एयर, और एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैस। ठीक है, क्या क्या है इसमें, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बेसिक यही तीन है ना। नाइट्रोजन आप जान रहे हो कितना परसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, तो जब हम लोग रेस्पिरेशन में सांस अंदर खींचते हैं तो खाली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, पूरा एयर लेते हैं, और लंग्स में क्या जाता है, पूरा एयर। ठीक है, अब हमारा हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, अगला चैप्टर यही है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड कहां पर आता है, हम लोग के फेफड़ा में, लंग्स में, और ब्लड में होता है रेड पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड दिस हीमोग्लोबिन इज कैपेबल टू डिसॉल्व ओनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहां पर आ जाएगा, फेफड़े में, और ब्लड क्या लेकर के चला जाएगा बॉडी के सेल में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। लेकिन देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन मात्र 0.03% है, इसलिए यहां पर उसको नेग्लिजिबल माने हैं। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है लेकिन परसेंटेज कम है, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल माने हैं। ठीक है, तो क्या गया सेल के अंदर, ऑक्सीजन और ब्लड। तो इस ब्लड को आप शुद्ध रक्त कहिएगा कि अशुद्ध रक्त, शुद्ध, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को ऑक्सीजिनेटेड कहते हैं कि डीऑक्सीजिनेटेड, ऑक्सीजिनेटेड, हिंदी में ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। तो उस कहां गया, सेल के अंदर। तो यह जो ऑक्सीजन है इस ग्लूकोज को सबसे पहले कहां पर जला देगा, साइटोप्लाज्म में। अरे ऑक्सीजन गया तो ग्लूकोज को जलाएगा कि नहीं जलाएगा, कहां जला दिया, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो जब ग्लूकोज यह सेल के साइटोप्लाज्म में जलेगा तो किस रूप में बदल जाएगा, पाइरुवेट। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट। तो सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहां हुआ, साइटोप्लाज्म में। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आई बात, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स सेल के साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हम लोगों के शरीर के अंदर जो पहले से एटीपी है उसका 2 मोल एटीपी खर्चा हो जाता है और 2 मोल एटीपी निकलता भी है। तो पूछा जाए कि पाइरुवेट में कितना मोल एटीपी प्राप्त होता है, 2 मोल। कितना मोल एटीपी खर्चा होता है, तो 2 मोल। ठीक है, अब यह पाइरुवेट जो होता है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ये होता है C3H4O3, ये क्या है, पाइरुवेट है। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में बदल गया, पाइरुवेट में। कहां पर, सेल के साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। अब जब यह पाइरुवेट है तो इस पाइरुवेट का अब ऑक्सीडेशन कहां होगा, तो आपने सुना होगा कि सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है, इसी साइटोप्लाज्म में रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब क्या होगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इस पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर पाइरुवेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जब पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अभी लिखना नहीं, इसको लैंग्वेज में हम लिखवाएंगे, उस प्रक्रिया को बोला जाता है क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र। क्रेब नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको देखा था। तो जब पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन क्रेब साइकिल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ना, तो यहां पर एटीपी निकलेगा कितना, 36 मोल। कितना निकलेगा, 36 मोल, और 2 मोल जाकर के भी जुड़ जाता है वहां पर, तो 38 मोल एटीपी हो जाता है। समझ में आया। तो अगर आपसे पूछा जाए साइट ऑफ क्रेब साइकिल क्या है, साइटोप्लाज्म की माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, आपने बचपन से ही सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, समझ में आया, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्रेब साइकिल होता है। अरे ग्लाइकोलाइसिस में साइटोप्लाज्म तो 2 गुना निकाल रहा है एटीपी, तो इसको कहेंगे पावर हाउस, नहीं कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, पावर हाउस, क्योंकि 36 मोल एटीपी निकाल रहा है। अगर पूछा जाए कि हमारा सेल रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनल से करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का 2 नाम और है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरा पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए खुद अपने पास रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका डीएनए भी उसी के पास रहता है। समझ में आया। इसको लिखना नहीं है, नेक्स्ट लिखिएगा, फिर आगे इसको बताते हैं। क्रेब साइकिल हेडिंग बना लो, क्रेब साइकिल। हाँ, क्रेब साइकिल लिखिएगा। पाइरुवेट का लिख लेना, C3H4
O3। पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो वह प्रक्रिया क्रेब साइकिल कहलाती है। क्रेब साइकिल की खोज क्रेब नामक विद्वान ने किया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्रेब चक्र या क्रेब साइकिल के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल एवं साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन मतलब कोशिकीय श्वसन का केंद्र, कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 36 मोल एटीपी तैयार करता है। क्रेब चक्र, अच्छा किया कर लीजिएगा, इसको मिटा दे, किया था, हो गया। हो गया। ब्लड को नहीं, पाइरुवेट को तोड़ के, जो 2 मोल पाइरुवेट निकला ना, हाँ उसको तोड़ता है। 36 मोल। आगे बढ़े। हाँ वो भी बताएंगे जस्ट। इतना हो गया। इंग्लिश ही सही है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिला के में बेकार है, इंग्लिश ही सही है, दोनों एक ही में हो जाता है। ना इंग्लिश वाले को कष्ट होता है ना हिंदी वाले को होता है। होता है कष्ट। आप लोग 3-4 दिन लिखते रहोगे यार। चलो अब देखो, ब्रीदिंग जो होता है ब्रीदिंग, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। इनहेलेशन और दूसरा इनहेलेशन और
एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो गया। इनहेलेशन का मतलब सांस लेना, ठीक है। सांस को क्या करते हैं, लेना, अब फिर रोकते हैं और फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो कितना रेस्पिरेशन हुआ, एक। ई नहीं जोड़ना, बिहारी बुद्धि लगा देना, घींचे छोड़ दिए, 2 हो गया। ई नहीं लिए, रोके और छोड़े, कितना हुआ, 1 हुआ। उसको बोला जाता है इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन को ब्रीदिंग बोलते हैं। तो एक तो चीज इसमें याद रखना है, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं ना, तो ऑक्सीजन हम लोग कितना % लेते हैं, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नाइट्रोजन जो हम लोग लेते हैं वह लेते हैं 78%, ठीक है। और जब एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं 17%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं लगभग 4% के आसपास, 4.3%। और नाइट्रोजन पूरा का पूरा 78%, ये लिख लीजिए। अच्छा, आपसे मान लो पूछा जाए 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं, तो क्या बोलोगे, 72 बार। कितना बार, कुछ लोग 72 कह रहे हैं, लग रहा है घटोत्कच है। 72 टाइम्स जो है वो पल्स रेट है या हार्ट बीट है, ठीक है। समझ में आया। 1 मिनट में एक स्वस्थ इंसान जो होता है वो लेता है 15 से 17 बार, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, 20 नहीं चलेगा, 15 से 17 ठीक है, ठीक है। 1 मिनट में हम लोगों का ब्रीदिंग रेट जो है वो 15 to 17 टाइम्स, ये ब्रीदिंग रेट है। छोटे बच्चे जो होते हैं, बुतरुआ सब, वो सब जो लेता है 22 से 30 बार तक खींच लेता है सब। ये छोटका बचवा सब लेता है, हेती चूंकि वो सब का फेफड़े रहता है, लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, छोटा छोटा फेफड़ा रहता है, तो वो नहीं लेता है 22 से 30 बार। और बूढ़ा बुजुर्ग लोग रहता है वो हवा बचाता है ना, बूढ़ा बुजुर्ग लोग 10 से 12 बार में काम चला लेते हैं, ठीक है। 10 से 12 बार में काम चला लेते हैं। तो ये 3 को याद रखिएगा। ये हो गया वयस्क व्यक्ति का, एडल्ट पर्सन का हो गया, ये हो गया छोटे बच्चों का, चाइल्ड्स का, और ये बूढ़ा बुजुर्ग का, ओल्ड पर्सन का, 1 मिनट में, ठीक है। बूढ़ा लोग कहता है ढेर दिन विकेट बचा नहीं है, तो बचाते हैं हवा कुछ वो लोग बचाते हैं। हो गया इनहेलेशन एक्सहेलेशन खत्म। तो अगर प्रश्न पूछे कि एक्सहेलेशन में उपयोग होने वाला जो ऑर्गन है उसको क्या बोलेंगे, तो डायफ्राम बोलेंगे, डायफ्राम से। और क्वेश्चन इस तरीके से उठा सकता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एक्सहेलेशन डायफ्राम के द्वारा इसलिए नहीं हो पाता है कि यूट्रस में बेबी रहता है, तो वहां पर डायफ्राम जो होता है वो एक्सहेलेशन का काम नहीं करता है, वहां पर क्या करता है, रिब्स, पसली जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलिएगा, पसली, रिब्स, ठीक है। अगर रिब्स प्रेगनेंसी के दौरान टूट जाए किसी कारण से, ठीक है, तो बचना मुश्किल हो जाता है, जिंदा भी नहीं रह पाएगा कोई। तो एक्सहेल करने के लिए, ऊर्जा को छोड़ने के लिए सामान्य रूप में, रेस्पिरेटरी गैस को छोड़ने के लिए सामान्य रूप में कौन सा यूज आएगा ऑर्गन, डायफ्राम। और इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी डायफ्राम काम नहीं आएगा तो क्या आएगा, रिब्स आएगा। ये लंग्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। मन करे तो रफ डायग्राम बना लीजिए और लोकेट कर दीजिए। जैसे इस तरीके का रफ डायग्राम बनाओ, ये हो गया हम लोगों का लैरिंग्स, फेरिंग्स हो गया, यहां पर आने के बाद स्प्रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया ब्रोंकाई में ओपन हुआ, इस तरीके का बना लो। ब्रोंकाई में ब्रोंकियोल्स है, और ब्रोंकियोल्स में एल्वियोलाई है, और ये सब कहाँ है, लंग्स में है, फेफड़ा में है। बना लीजिए। कंप्रेस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, और उसको रेगुलेट जो करता है वो हम लोगों का ब्रेन का मेडुला ऑब्लेंगाटा करता है। कार्टिलेज होता है वो,
बोन दो प्रकार का होता है ना, बोन और कार्टिलेज। तो कार्टिलेज किसको बोलते हैं? सॉफ्ट बोन को। जैसे हम लोग का कान जो है यह किस चीज का बना हुआ है? हाँ, कार्टिलेज है। या नाक का ऊपर वाला टिप ये भी कार्टिलेज है, ठीक है, तो कार्टिलेज का बना हुआ है। तो मेडुला ऑब्लिंगाटा से काम करता है। चाहे एक और प्रश्न अगर मान लो, अब देखो ये लिख लो फिर बताते हैं। ये हो गया। अब यहां पर पिछले दिन हम आप लोगों को बताए थे किसके बारे में? एपिग्लॉटिस के बारे में बताए थे ना। तो देखो मान लो यहां से फूड पाइप आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। और यहां इन दोनों के बीच में यहां पर पाया जाता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या काम करता है? जब यहां से फूड आएगा ना, क्योंकि फेरिंग्स तो एक ही है, जहां पर ऑक्सीजन भी आए, एयर भी जाएगा और फूड भी जाएगा, तो एयर और फूड दोनों यहां पर जाता है। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आप लोगों के लंग्स में एयर जाएगा, और इधर जाएगा तो फूड कहां पर जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो यहां पर जो आपका इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस कैसे डिसाइड करेगा? मान लो यहां से फूड आ रहा है, तो कैसे डिसाइड करेगा कि उसको स्टमक में जाने देते हैं? तो ये काम कौन करता है? ब्रेन का मेडुला ऑब्लिंगाटा। और मेडुला ऑब्लिंगाटा कौन से ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन? बोलो, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन माने पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग। यही काम करता है किसका? तो ये बताता है, भोजन जैसे आएगा तो ये क्या कहेगा कि ठीक है चुपचाप आने देते हैं, यहां पर आकर के स्टमक में जमा हो जाएगा। और जब रेस्पिरेटरी गैस, कई बार ऐसा होता है आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते कुछ सोचने लगते हैं, ठीक है, खाना खाते खाते कुछ सोच रहे हैं। अब भी बेचारा मेडुला ऑब्लिंगाटा कंफ्यूजन में है, मुंह में रोटी डाल लिए, अभी जा रहा है यहां पर कुछ दूसरा सोच रहे हो। अभी डिसीजन नहीं भेजेगा एपिग्लॉटिस को कि खुलना कहां है, बेचारा चिल्ला चिल्ला के पूछेगा कि किधर खोले रे, बोल। ये कहेगा कि राइट साइड खोलेंगे तो इसमें आओगे स्टमक में, लेफ्ट खोलेंगे तो उधर जाओगे। आई कंफ्यूजिया ही लगी क्या करना है। तो उस समय क्या होता है? मान लो फूड कहां उतर गया? यहां पर लंग्स के तरफ उतर गया। तो लंग्स के तरफ उतरेगा तो हिचकी आना शुरू हो जाता है। जब एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है तो क्या आता है? हिचकी। एक के बार मारेंगे, हिचकी हुचकेंगे और अंदर से क्या करेगा? लंग्स फेंक देगा उस फूड को बाहर। अब फिर तू चुपचाप ताकते रहेगा कि फिर तो नहीं आ रहा है, फिर आएगा तो एक बार हिचकी मारेंगे। हिचकी क्यों मारते हैं? कोई भी अगर फूड पार्टिकल चला जाता है विंड पाइप के तरफ, लैरिंग्स के तरफ, तो हिचकी के माध्यम से हम लोग उसे एक्सहेल कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। अब जल्दी खत्म करते हैं। ट्रैकिया समझ लीजिए। अगला लिखिएगा दूसरा, ट्रैकिया। डैश देकर के लिखिएगा। यह इंसेक्ट्स, हाँ बोलिए। पानी पी, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तब आएगा, ठीक है। जब बॉडी के सेल में ऑक्सीजन की कमी आएगी फिर भी हिचकी आएगा। और खाना के समय हिचकी और सड़क जाना दोनों होता है। कोई याद करे, मामा मामी याद नहीं करते, जो गलत बोलते हैं हम लोग मामा मामी याद करते हैं, हम लोग याद करते रहते हैं। उस समय हम लोग सोच में डूबे हुए हैं, मेडुला को कंफ्यूज किए रहते हैं हम लोग। लिखना, यह इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है। अगला लिखिएगा, एक तरफ यह वायुमंडल में खुला रहता है तो दूसरी ओर यह बॉडी के कोशिका यानी सेल के संपर्क में होता है। हो गया इतना। अब इंसेक्ट्स का फिगर बनाने आता है किसी को? हाँ, कॉकरोच का फिगर हाँ कैसे बनेगा इंसेक्ट? मान लो कुछ इस तरह का इंसेक्ट है, ठीक है। मान लो इंसेक्ट है ना, मानने में क्या जा रहा है? चक्का वाला इंसेक्ट है, ये उड़ेगा। मान लो कॉकरोच है, क्या है? कॉकरोच है।
चक्का वाला कॉकरोच है, ठीक है। चलो अब टाइम जा रहा है, देखो इसको समझो। पिछले दिन भी हम आपको क्या बताए थे, कॉकरोच का स्केलेटन इंडो स्केलेटन होगा कि एक्सो स्केलेटन? एक्सो स्केलेटन किस चीज का बना होगा? काइटिन का, बताए थे ना। काइटिन कैसा सेक्राइड होता है? पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड? पॉलीसेक्राइड यानी डेड होगा। अब देखो ये मान लो पॉलीसेक्राइड शुगर का बना हुआ पूरा इंसेक्ट का क्या है? बाहर का बॉडी है। अब इसी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होंगे जो पूरा शरीर पर इसका रहता है। इसी पोर्स को बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। एक तरफ ट्रैकिया कहां पर ओपन है? इन्वायरमेंट में, और दूसरी तरफ कहां खुल रहा है? बॉडी के सेल में। अब विज्ञान में आप लोग एक नियम पढ़े होंगे, विसरण, ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। तो यहां पर एयर में गैस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है कि लो है? हाई है। यहां सेल में गैस का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सेल के अंदर इंटर करेगा, कर गया। और इसके सेल में क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है? अरे भी तो खाना खा के ग्लूकोज रखा है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। तो जब ऑक्सीजन आएगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज्ड करेगा ना। और ऑक्सीडाइज्ड करने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटीपी कोशिकीय ईंधन के रूप में यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैकिया से ही बाहर निकाल देगा। समझ गए? ये वाला, यह इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। एक तरफ वायुमंडल में खुला रहता है, एक तरफ यह माने ट्रैकिया इन्वायरमेंट में, वायुमंडल माने इन्वायरमेंट में खुला हुआ है, और दूसरी ओर कहां कनेक्टेड है? बॉडी के सेल के साथ, कोशिका के साथ। और विसरण प्रक्रिया से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को सेल के अंदर लेगा और विसरण से ही बाहर निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा गिल्स। गिल्स उर्दू में इसको गलफड़ कहते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं? गलफड़ा, और हिंदी में क्लोम। उर्दू में गलफड़ा हम लोग सामान्य रूप में उर्दू का ही उपयोग करते हैं। मछली में गलफड़ा होता है, पढ़ते हैं ना, तो वो उर्दू की भाषा है। हिंदी में क्लोम बोलते हैं, इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। हो गया? डैश देकर के लिखिएगा, यह मछलियों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हाँ, श्वसन अंग है, जो कॉमा देके जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को छानने में सहायक होता है। छानने में सहायक होता है। अब देखो, मान लो इस तरह का कोई मछली है, मछली ठीक है ना, पानी में डाल देते हैं तो मर जाएगी, नहीं निकलवे नहीं करेंगे। एक्वेरियम में मछली को देखोगे ना तो लगातार पानी पीते रहती है। अब देह होकर इतना बड़ा नहीं है जितना पानी पी जाती है, उतना पानी अगर स्टोर रखे तो फट जाएगी बेचारी। तो पानी पीती है, तो पानी का मतलब H2O। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है? है। तो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहेगा। बाजार में मछली खरीदने कभी गए हो? अगर गए होगे तो ताजा मछली आप कैसे पहचानते हो? गलफड़ा उठा के देखते हैं, थोड़ा सा गलफड़ उठा करके देखिएगा, अगर रेड दिख रहा है खूब लाल तो मछली ताजा है, और अगर वो पीला पड़ रहा है गलफड़ा तो मछली को ढेर देर से बर्फ में रखा है, इसलिए कैसा हो रहा है? पीला पड़ गया है। अब मछली का गलफड़ लाल रंग का है तो उसमें ब्लड आता होगा, बोलिए ना जी, आता होगा। अब ब्लड आता होगा तो ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन, जिसके चलते वो रेड कलर का है। ठीक है, और आप यह भी जान रहे हो कि मछली का हार्ट जो होता है 2 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है? 2 चैम्बर का। तो पानी जब मछली पीती है ना तो वह पानी कहां पर जाता है? उसके गिल्स में, गलफड़ा में गया। और जैसे ही पानी मछली के गिल्स में गया तो इस पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है वो मछली के ब्लड में मिल गया, और मछली के ब्लड में मिलकर के उसके बॉडी के सारे सेल में चला गया। और उसके बॉडी के सेल में पहले से, मान लो ये बॉडी का सेल है, तो बॉडी के सेल में पहले से क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को वह ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडाइज्ड।
और तब तक ब्लड इंतजार करते रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा तो वही ब्लड अपने में क्या मिला लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी ऑक्सीजन लेकर के गया था। ठीक है, उस ब्लड में क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां आएगा, मछली के हार्ट में। याद रखोगे मछली में ब्लड का सर्कुलेशन सिंगल होता है। कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल। मछली में सिंगल सर्कुलेशन है, हम लोगों में डबल सर्कुलेशन, द्विपथ परिसंचरण मनुष्य के हृदय में होता है, और मछली के हृदय में सिंगल सर्कुलेशन। केवल एक बार ब्लड आएगा, कैसा, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ऑक्सीजन वाला ब्लड तो सीधा कहां चला गया था, उसके सेल में। ठीक है, अब इसका हार्ट पंप करेगा तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कहां आएगा, गिल्स में, फिर गिल्स से ही वह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, पानी के अंदर भेज देगी। समझ गए, तो गिल्स का फंक्शन क्या है, जल में घुले हुए ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करके ऑक्सीडेशन करा देना। कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, अगर मेढक फ्रॉग, अगर मेढक हाइबरनेशन अवस्था में, समझाते हैं इसको, पहले लिख लीजिए, हाइबरनेशन अवस्था में, समझाएंगे इंग्लिश में ही लिख लो, हाइबरनेशन अवस्था में रहता है तो त्वचा से, त्वचा ब्रैकेट में स्किन लिख लीजिएगा, SKIN, स्किन, त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, हाइबरनेशन अवस्था का मतलब होता है जब मेढक निष्क्रिय पड़ा रहेगा। कई को मेढक को देखोगे ना, जिसको भदावा बेंग हम लोग कहते हैं, बरसात के समय बड़का बड़का निकलता है, 5-5 किलो का, हाँ पीला वाला, राते में पेको पेको करते रहेगा। वो टर टर नहीं बोलता, वो पेको पेको बोलता है, टर टर नहीं बोलता, पेको पेको। लॉन्ग जंप करता है, ऐसे कूदेगा तो उधर तक चल जाता है, लॉन्ग जंप करता है। ठीक है, बाकी के दिन में नहीं दिखेगा, बरसात के ही दिन में दिखेगा। बाकी समय कहां चल जाता है, मिट्टी के अंदर अंडा देने के लिए। ठीक है, कई फीट मिट्टी के अंदर चला जाता है अंडा देने के लिए। तो हाइबरनेशन स्टेज का मतलब विरामावस्था। ठीक है, चला जाएगा मिट्टी के अंदर। तो जब मिट्टी के अंदर रहेगा तो सांस किस चीज से लेगा, स्किन से। मेढक एम्फीबियन है, एम्फीबियन माने उभयचर। पूछ देगा जमीन पर रहेगा तो कैसे सांस लेगा, तो याद रखोगे जब मेढक जमीन पर रहेगा तो बुक लंग्स से, और जब मेढक पानी में रहेगा तो बुक गिल्स नहीं, बुक गिल्स बोलते हैं। हाँ, जमीन पर रहेगा तो बुक लंग्स, पानी में रहेगा तो बुक गिल्स, हाइबरनेशन स्टेज में रहेगा तो स्किन से लेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ देता है, टेडपोल नाम सुने हैं, मेढक का बच्चा टेडपोल। ठीक है, बचपन में आप कहीं खेलने ले जाते होंगे ना, तो देखते होंगे पानी में एती मछली जैसा दिखता है, एकदम पाल के घर में लेकर के आओगे कि मछली है। जब बड़ा होगा तो बेंग बन जाएगा, वो मछली के भ्रम में पालोगे वो बन जाएगा बेंग। ठीक है, एकदम छोटा छोटा रहता है, मछली जैसा दिखता है, तैरते रहता है। हाँ एकदम छोटा, हाँ ब्लैक कलर का लगेगा मछली है, वो मछली का लार्वा रहता है, और जो मछली का मेढक का लार्वा है, और जब बड़ा होता है तो बेंग बन जाता है। तो पालना मत उसको ले आके। तो टेडपोल पूछ दे रेस्पिरेशन किस चीज से करेगा, तो क्या बोलिएगा, बुक गिल्स। टेडपोल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख लेना, बुक गिल्स। ठीक है, अगर पूछ दे मान लो एक कोशिकीय जीव श्वसन किस प्रक्रिया से करेंगे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिख लीजिएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन हिंदी में कहते हैं विसरण। विसरण ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, विसरण से हो गया। इतना इंफॉर्मेशन बहुत है, आगे बढ़े। अब एगो ये विसरण यूनिसेल एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब। हाँ डिफ्यूजन से, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा उसको चाहिए नहीं होता है, बहुत कम। अब रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्या करना पड़ेगा,
कैसे उड़ा दें? या 1 2 3 4 5 ओके ठीक, बस एक पेज का ही काम है। चलो अब देखो, अभी लिखना नहीं है, केवल समझना है। हम लोग रेस्पिरेशन किस लिए कर रहे हैं? सेल के अंदर में क्या है? ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और तो कोई काम है नहीं। लिखना नहीं, अभी समझना है। देखो, इस ग्लूकोज का रेस्पिरेशन सबसे पहले कहां होगा? सेल के प्रोसेस का नाम अभी बताए, ग्लाइकोलाइसिस बताए थे ना। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटेगा तो किस में बदल जाएगा? मतलब 2 कै मोल एटीपी रिलीज करेगा? 2 मोल एटीपी रिलीज करेगा, यानी C3H4। ठीक है। अब देखो, इस पाइरुवेट का अब ऑक्सीडेशन मान लो कहां पर हो रहा है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बताना, माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा कि एब्सेंट में? रेस्पिरेशन एरोबिक की एनारोबिक? एरोबिक। बाई प्रोडक्ट एटीपी, एटीपी बनेगा ना, ऊर्जा कै मोल? 38 मान लो, ठीक है, क्योंकि 2 को ऐड हो गया, 38 मोल प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाएगा। ठीक है। अब देखो, मान लो इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ईस्ट। तो ईस्ट एरोबिक करेगा कि एनारोबिक? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट? एब्सेंट। बाई प्रोडक्ट इथेनॉल प्लस एटीपी, और इसी इथेनॉल को अगर पानी में डाल देंगे तो शराब बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। इसीलिए बेकरी उद्योग में, केक बनाने में, शराब बनाने में किसका यूज किया जाता है? ईस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। अब मान लो यही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम लोगों के सेल में कहां हो रहा है? मसल्स में, मांसपेशियों में। कई बार क्या होगा, जब आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और खूब काम कर रहे हो तो हम लोग हांफते हैं, तो नाक से नहीं टान पाते हैं, हवा तो मुंह से टानते हैं। तो क्यों टानते हैं मुंह से? क्योंकि ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो ज्यादा रेस्पिरेशन करना है। तो जब मसल्स में रेस्पिरेशन होगा तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन लेस अमाउंट में होगा, कम मात्रा में होगा। तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी, और इसी लैक्टिक एसिड के कारण मस्कुलर क्रम्प होता है, मस्कुलर क्रैम्पिंग, मांसपेशियों में दर्द। अभी 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो कौन से विकिरण की सहायता से उसे तोड़ा जाता है? विच रे इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड इन मसल्स? अभी 66वीं बीपीएससी में पिछला बार पूछा था। ऑप्शन दिया था, यूवी रे दिया था, इंफ्रारेड रे दिया था, गामा रे दिया था, और कोई और एक दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड रे। तो याद रखना है, इंफ्रारेड रे। तो ये चार्ट बना लीजिए। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिटिल अमाउंट में रहेगा। इसका चार्ट का नाम लिख लेना, डिफरेंट वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। चलो जल्दी छाप लो इसको। कौन वाला? हाँ, इंफ्रारेड रे से लैक्टिक अम्ल को तोड़ा जाता है। ठीक है। अगर लैक्टिक अम्ल जमा हो गया तो मस्कुलर क्रैम्पिंग रहेगा, तो ठीक करने के लिए इंफ्रारेड रे का यूज करते हैं। हाँ, लिख लो पहले, फिर बताते हैं। सब लोग लिख लीजिए एक बार और इसको बता देते हैं।
हाँ 36 होना चाहिए, तो यही ना पायरुवेट टूट रहा है वहां पे, माने ग्लूकोज के रूप में यही ना पायरुवेट टूट रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए 38 लिखे हैं। हो गया? क्या? हाँ लेस अमाउंट में। इसको एक बार समझ लो। देखो हम लोगों के बॉडी के सेल में ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का समरी है, ठीक है। हम लोगों के बॉडी में इस ग्लूकोज को माइक्रोविलाई भोजन पचने के बाद सेल के अंदर पहुंचा देता है। ये हम लोगों ने डाइजेशन में देखा था, ठीक है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया है, अब इसी ग्लूकोज को जलाना है, तोड़ना है, तभी तो ऊर्जा मिलेगी। तो सबसे पहले मान लो यहां पर कोई सेल है और सेल के अंदर आप ब्लड के साथ क्या भेज रहे हो? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन प्लस ब्लड भेज रहे हो। तो ब्लड जब साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, यहां हो गया साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में ही क्या है? ग्लूकोज। तो यह ग्लूकोज जल रहा है कहां? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो पूछ देगा आपसे कि इस प्रक्रिया का नाम बताइए, तो बता दिए ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में टूटेगा क्या? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर। किस रूप में टूटेगा? पायरुवेट। तो कितना ऊर्जा खर्च होगा पायरुवेट बनने में? तो 2 मोल ऊर्जा जो शरीर के अंदर पहले से है। और कितना मोल ऊर्जा मिलेगा? तो 2 मोल ऊर्जा ही मिलेगा। पायरुवेट का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पायरुवेट से हम लोगों को काम चलने वाला नहीं है। 2 मोल एटीसीपी से क्या काम चलेगा? तो फिर इस पायरुवेट का ऑक्सीडेशन कहां होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस प्रक्रिया का नाम हमने अभी बताया था क्या? क्रेब साइकिल, जिसे क्रेब नामक वैज्ञानिक ने देखा था, क्रेब साइकिल। तो यहां पर ग्लूकोज का पायरुवेट का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्रेब साइकिल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक हो गया। तो जब पायरुवेट जलेगा तो कितना मोल एटीपी टोटल तैयार हो जाएगा? 38। और बॉडी हम लोगों का जो गर्म रहेगा रेस्पिरेशन के दौरान, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या बनेगा? वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल कर देंगे, निकाल देंगे, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में देखा था। अब यही ग्लूकोज अगर ईस्ट नामक ऑर्गेनिज्म के सेल में है, तो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ईस्ट में होगा तो वो बाई प्रोडक्ट बनाता है इथेनॉल। और यह इथेनॉल को अगर आप एक्वस कर देते हो, पानी में मिला देते हो, तो यह बन जाता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जिसे शराब कहते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में किसका यूज किया जाता है? ईस्ट का। अंगूर में खट्टापन जो होता है, किंडवन हिंदी में कहते हैं, अंगूर में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण? फर्मेंटेशन के कारण। यही ईस्ट कराता है, ठीक है। तो शराब बनाने में किसका यूज होता है? ईस्ट का। केक पाव रोटी सब बनाने में ईस्ट का यूज होता है। तो इथेनॉल बनाएगा और एटीपी। जब हम लोग के बॉडी में ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी और ऊर्जा रहेगा कम, तो उस समय हम लोग का रेस्पिरेशन बॉडी में मसल्स में होने लगता है और ऑक्सीजन की शरीर के सेल में कमी रहती है। तब बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, मस्कुलर क्रैम्पिंग। और लिटिल अमाउंट में एटीपी भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। और इस लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए डॉक्टर जिस रे का यूज करता है, वो रे का नाम है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन हार्ट और पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। आज का क्लास इतना ही।